नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आपका एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं और 2 पेपर हैं बीए पार्ट फर्स्ट में सोशियोलॉजी के लिए। पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, और दूसरा पेपर है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसी को हम पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर के भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। दूसरे हमारे जो प्रोफेसर साथी हैं वो वीडियो बनाकर पीपीटी बेस्ड वीडियो यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको नियमित रूप से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़ रहे होंगे और इनसे लाभान्वित हो रहे होंगे। हमें अपनी एकेडमिक यात्रा को जारी रखना है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 8 फरवरी से आपके कॉलेज भी खुलने की अनुमति मिल गई है। फिर भी हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस नवाचार मेथड को अपनाए रखना है, इसके साथ जुड़े रहना है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। समय के साथ कदम मिलाकर चलने में ही प्रगति निहित होती है। ये उसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नवाचार है जिसको हमने अपनाया है, और उससे हमारी एकेडमिक यात्रा को हमने जारी रखा है, अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। कोरोना पीरियड के कारण किसी भी तरह का पढ़ाई का लॉस नहीं हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है नातेदारी। भारतीय समाज के संदर्भ में नातेदारी को समझने से पहले हमें नातेदारी की जो सैद्धांतिक समाजशास्त्रीय अवधारणा है इसको समझना जरूरी है कि किन से नातेदारी है, उसका समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके संबंध में समाज वैज्ञानिकों के सिद्धांत क्या क्या है, उसके आधार क्या क्या है, प्रकार कौन कौन से हैं, नातेदारी की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है, नातेदारी से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी होती है, और नातेदारी की जो व्यवहार है, रीतियाँ हैं, यूसेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं, जिससे कि भारतीय समाज के संदर्भ में जो नातेदारी है उसको हम समझ सकें। क्योंकि सैद्धांतिक स्पष्टता के आधार पर ही किसी समाज के संदर्भ में उसकी व्यावहारिक प्रासंगिकता, उसकी उपस्थिति और उस अवधारणा को उस समाज के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसके लिए सैद्धांतिक समझ बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इसी को हम कहते हैं कि हमें सबसे पहले इसको समझना है कि नातेदारी की ये अवधारणा है वह क्या है, और ये किस तरह परिवार, विवाह परिवार से जुड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि परिवार, विवाह, नातेदारी ये समाज की बुनियादी संस्थाएं हैं। हमारी कुछ मूलभूत बुनियादी जैविक इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं विवाह को जन्म देती हैं, और विवाह से परिवार की स्थापना होती है, और विवाह परिवार दोनों से नातेदारी संबंध हैं वो बनते हैं, और इस तरह परिवार, विवाह और नातेदारी आपस में घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये परिवार और विवाह बुनियादी सार्वभौमिक सामाजिक संस्थाएं हैं, और नातेदारी भी एक बुनियादी सामाजिक संस्था है जो परिवार और विवाह से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव की जो मूलभूत जैविक प्रवृत्तियां हैं, विशेष रूप से यौन तृप्ति है, संतानोत्पत्ति है, इससे विवाह की उत्पत्ति होती है, और विवाह से परिवार और नातेदारी की स्थापना होती है। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि नातेदारी का सीधा संबंध विवाह और परिवार से है। और इससे पहले जो वीडियो शेयर किया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने परिवार, विवाह और नातेदारी का इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर ये अवधारणा ही क्या है, उसमें भी मैंने आपको बताया था। मैंने भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज का उदाहरण भी दिया था, और उन्हीं की एक पुस्तक है मानव और संस्कृति, उसमें भी इन्होंने इसको बताया है। उन्होंने एक वृत्त के अंतर वृत्त, इस तरह उदाहरण और डायग्राम के माध्यम से व्यक्ति, परिवार और नातेदारी समूह को समझाया है। एक छोटा वृत्त बनाया है, वो व्यक्ति को बताता है,
उसके ऊपर जो वृत्त है वो परिवार को बताता है, उसके ऊपर वाला जो वृत्त है वो नातेदारी समूह को बताए। तो ये बहुत ही डायग्राम से बहुत शानदार तरीके से इसको उन्होंने समझाया है। और इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नातेदारी जो है वो विवाह संबंध और रक्त संबंधों पर आधारित एक सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य से तात्पर्य एक सामाजिक वास्तविकता है जो समाज में विद्यमान है, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। और नातेदारी में हम देखते हैं कि दो मुख्य घटक है, आधार है, संबंध रिलेशनशिप, और संबोधन एड्रेस संबोधन। हर संबंध के लिए एक संबोधन है और हर संबंध का एक नाम है। तो नातेदारी जो है वो विवाह संबंध एवं रक्त संबंध और कुछ स्थितियों में सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, जैसे कोई किसी ने दत्तक पुत्र लिया है, पुत्र गोद लिया है, तो वो दत्तक संबंध, उन पर आधारित एक सामाजिक तथ्य है जिसमें प्रत्येक संबंध के लिए एक संबोधन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध और संबोधन ये नातेदारी के मुख्य आधार हैं। और जहाँ तक बात नातेदारी की परिभाषा की है, तो थोड़ा सा नातेदारी को अच्छे ढंग से समझने के लिए दो समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का हम विवेचन करेंगे। लूसी मेयर प्रख्यात मानवशास्त्री हुई हैं और उनकी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। उसमें उन्होंने कहा है कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह रॉबिन फॉक्स हैं, एक प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक है, उनकी पुस्तक है किनशिप एंड मैरिज। उन्होंने कहा है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन या कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यानी नातेदारी में जो निकट संबंधी हैं या जिसको हम समरक्तता वाले संबंध मान सकते हैं, जैसे दत्तक पुत्र हैं, उनके मध्य संबंध है, उसको बताता है। तो इन परिभाषाओं का सार जो है वो यही निकल कर आता है, सार इसका यही है इसको कि नातेदारी प्रत्येक समाज में विद्यमान एक वास्तविकता है, एक सामाजिक तथ्य है जिसमें रक्त संबंधी, विवाह संबंधी और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कल्पित संबंधी अर्थात दत्तक संबंध सम्मिलित होते हैं तथा प्रत्येक संबंध के लिए एक विशिष्ट संबोधन प्रयुक्त किया जाता है। ये नातेदारी व्यवस्था है। एक डायग्राम मैंने आपके लिए शेयर किया है यहाँ पर। न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार का, नाभिक परिवार भी कहते हैं इसे। ये सबसे छोटा मूलभूत बुनियादी परिवार है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इसको एकाकी परिवार कहते हैं, इसी को ही नाभिक परिवार कह सकते हैं। जहाँ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो पिता अर्थात पति का सूचक है, जो बराबर का निशान है इक्वल का वो विवाह संबंध को बताता है, और जो वृत्त है वो वाइफ को माँ को यानी पत्नी को दर्शाता है। तो ये पति पत्नी है, इनके बीच में विवाह संबंध है और उनसे एक पुत्र एक पुत्री है जो आपस में भाई बहन है, और पिता और माता के लिए वो पुत्र है। दूसरी तरफ पुत्री भी है, तो वो पिता और माता के लिए पुत्री है लेकिन अपने भाई के लिए वो बहन है, और भाई के लिए जो लड़की पुत्री है वो सिस्टर है, बहन है। तो ये जो डायग्राम है एकाकी परिवार का डायग्राम है, लेकिन ये परिवार, विवाह और नातेदारी संबंधों को रेखा चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाला एक सरल और प्रभावशाली डायग्राम है जो विवाह संबंध, रक्त संबंध दोनों को बताता है। तात्पर्य ये है कि ये जो डायग्राम है ये परिवार को भी बता रहा है, विवाह संबंध को भी बता रहा है, नातेदारी संबंधों को बता रहा है। नातेदारी संबंध में विवाह संबंध और रक्त संबंध भी होते हैं। तो यहाँ पति और पत्नी के बीच में विवाह संबंध है, ये भी नातेदारी संबंध है। और पिता और पुत्र, पिता और पुत्री, माता और पुत्र, माता और पुत्री, पुत्र और पुत्री, इनके बीच में रक्त संबंध है। तो ये नातेदारी को भी, नातेदारी संबंधों को भी दर्शाने वाला डायग्राम है, क्योंकि इसमें विवाह संबंध भी दर्शित हैं और रक्त संबंध भी दर्शित हैं, यानी परिलक्षित हो रहे हैं। और यहाँ पर रिलेशनशिप भी है, संबंध भी है, और प्रत्येक संबंध के लिए संबोधन भी है, जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन,
तो ये संबोधन है। तो ये नातेदारी, परिवार और विवाह संबंध को दर्शाने वाला बहुत ही सरल रेखा चित्र है, जो मैंने आपकी समझ के लिए, आप को बेहतर ढंग से इसको समझाने के लिए आपके साथ शेयर किया। आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो भी इस तरह की कॉन्सेप्ट्स है, थियोरीज है, जिनमें डायग्राम बनाया जा सकता है, उसमें बहुत ही सरल और प्रभावशाली डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए। वो निश्चित रूप से आपके उत्तर को दूसरों से उत्कृष्ट बनाता है, बेहतर बनाता है, बेहतर मार्क्स भी स्कोर करने में आपकी मदद करता है। इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। आपको किसी विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए, जीवन में सफलता के लिए उसकी अवधारणात्मक स्पष्ट समझ होने के साथ साथ उसको बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकें, ये योग्यता और काबिलियत भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, जिससे कि आप इस अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। तब भी हम ये मान सकते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को, उस सिद्धांत को, उस अवधारणा को हमने समझा है, किसी आम आदमी को भी हम सरल भाषा में उसको समझा सकते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम बेहतर ढंग से इस विषय को जान सकते हैं, इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यह नातेदारी की बात हुई। और भारतीय समाज में नातेदारी का जहाँ तक सवाल है, तो उसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उनमें अलग से डिस्कस करेंगे। अभी एक सामान्य सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि भारत में नातेदारी व्यवस्था पर बहुत समाजशास्त्री अध्ययन हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो अध्ययन हैं। जाने माने समाज वैज्ञानिक इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में इसका विशद विवेचन किया है, वैज्ञानिक अध्ययन किया है और इस पर गहराई से प्रकाश डाला है। और साथ ही के एम कापड़िया भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए, उनकी पुस्तक है हिंदू किनशिप। उनकी एक अन्य पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं पुस्तकों का जिक्र करता हूँ तो आपको बहुत ही गहराई से ध्यान रखना है, उनको समझना है, उनको नोट करके रखना है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आपको अपना आंसर लिखते समय बुक्स का जिक्र करना चाहिए, उनको कोट करना चाहिए कि भाई ये समाज वैज्ञानिक है, इनकी ये पुस्तक है, इसमें उन्होंने ये बात बताई है, ये सिद्धांत दिया है, इस अवधारणा के बारे में उन्होंने इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। तो के एम कापड़िया की पुस्तक हिंदू किनशिप, तो दो महत्वपूर्ण पुस्तक है। इरावती कर्वे की पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और दूसरी के एम कापड़िया की पुस्तक हिंदू किनशिप। दोनों भारत में नातेदारी व्यवस्था के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर विशद विवेचन से युक्त हैं और भारतीय समाज में नातेदारी के संबंध में हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। और भारतीय समाज में नातेदारी को समझने के लिए दोनों पुस्तकें बहुत ज़रूरी है। अभी हम नातेदारी का जो अवधारणात्मक, जो सैद्धांतिक समझ है, उस को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि नातेदारी की अवधारणा को हम समझ सकें और इसके सैद्धांतिक पहलू कौन कौन से हैं। उसके बाद में इसका व्यवहारात्मक पहलू है, यानी भारतीय समाज के संदर्भ में नातेदारी है, उसका अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें नातेदारी के संरचनात्मक सिद्धांत को हमें समझना है। रॉबिन फॉक्स एक प्रसिद्ध पश्चिमी समाज वैज्ञानिक हैं, उनकी पुस्तक है किनशिप एंड मैरिज। उनकी पुस्तक का नाम है किनशिप एंड मैरिज, स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। उन्होंने नातेदारी के 4 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। वैसे समाज विज्ञान में नातेदारी का जो अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है, वो लुइस मॉर्गन से प्रारंभ होता है। उन्होंने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। उसके बाद में और बहुत सारे अध्ययन हुए हैं इसके बारे में। और रॉबिन फॉक्स का जो नातेदारी का संरचनात्मक सिद्धांत है, वो नातेदारी की जो संपूर्ण व्यवस्था है पूरी दुनिया की, उसका मूलभूत आधार है। सब कुछ इन्हीं 4 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो उन सिद्धांतों को उन्होंने इस तरह बताया। पहला सिद्धांत है कि बच्चे स्त्रियों के पैदा होते हैं, यानी कि जो फीमेल है वो वही माँ बनती हैं, वही बच्चों को जन्म देती हैं। ये एक जैविक वास्तविकता है। ये प्रकृति ने हमें इसी तरह बनाया है। तो बच्चे स्त्रियों के पैदा होते हैं। दूसरा, स्त्रियों को पुरुष गर्भान्वित करते हैं, यानी मेल है वो स्त्रियों को गर्भान्वित करते हैं, जिससे फिर संतान उत्पत्ति होती है।
तीसरा सिद्धांत है कि प्रायः पुरुष नियंत्रण रखते हैं। इसका तात्पर्य है कि परिवार विवाह में पुरुष की प्रधानता रहती है, प्रायः पुरुष नियंत्रण रखते हैं, वह डिसीजन लेते हैं। आज कल स्त्री सशक्तिकरण शिक्षा के प्रसार से महिलाएं और पुरुष दोनों को समान महत्व दिया जाने लगा है। इसमें सुधार हुआ है। कुछ जगह वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं। कुछ जगह सुधार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। कुछ जगह अभी भी महिलाओं के हाथ में बहुत सारा नियंत्रण नहीं है, वो पुरुषों पर निर्भर है। तो सभी तरह की स्थितियाँ पूरी दुनिया में दुनिया के समाजों में विद्यमान है। एक स्थिति सब जगह लागू नहीं हो सकती, एक बात सब जगह लागू नहीं हो सकती। इसलिए जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको हमें उसी संदर्भ में समझना है कि प्राय पुरुष नियंत्रण रखते हैं। और चौथा सिद्धांत है कि प्राय रक्त संबंधी आपस में यौन संबंध नहीं रखते हैं। इसको मानव शास्त्र में निकटाभिगमन निषेध कहते हैं, इंसेस्ट टेबू, यानी जिसमें निकट रक्त संबंधियों में विवाह संबंध की, यौन संबंध की अनुमति नहीं होती है। यह निकटाभिगमन निषेध कहलाता है, इंसेस्ट टेबू कहलाता है। तो ये चार मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर नातेदारी की संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण अवधारणाएं आधारित है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं एच.एम. जॉनसन प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने नातेदारी के 6 प्रमुख आधार बताए हैं जिस पर नातेदारी की व्यवस्था टिकी हुई है। पहला है जेंडर, जिसमें रक्त संबंध तथा लिंग के बीच संबंध को बताया जाता है, जैसे भाई और बहन। ये जो संबंध है नातेदारी का, ये जेंडर पर आधारित है। इसी तरह दूसरा है पीढ़ी, यानी पिता पुत्र के बीच में जो नातेदारी संबंध है वो पीढ़ी पर आधारित है। पिता एक पीढ़ी का है तो पुत्र दूसरी पीढ़ी का सदस्य है। इसी तरह तीसरा बिंदु है क्लोजनेस, निकटता। यहाँ जेंडर से तात्पर्य लिंग से है और जनरेशन से तात्पर्य पीढ़ी से है, और क्लोजनेस मतलब निकटता। नातेदारी के कुछ संबंध है वो निकटता पर आधारित होते हैं, जैसे दामाद है, फूफा है, ये निकट नातेदारी संबंध कहलाते हैं। चौथा आधार है नातेदारी का रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप, जैसे दादाजी हैं, फिर पिता हैं, फिर पुत्र हैं, फिर पौत्र हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है, ये जो लाइन चल रही है, ये रक्त संबंध को बताती है। पांचवा आधार है डिवीजन, विभाजन। इसमें हम यूँ समझ सकते हैं कि एक तो पिता के जन्म वाला परिवार होता है जिसमें दादा, भतीजी, पौत्र, चाचा, ताऊ ये सब होते हैं। एक माता के जन्म वाला परिवार होता है जिसमें नाना, मौसी, मामा ये सब संबंधी आते हैं, नातेदार आते हैं। और छठा और अंतिम जो आधार है नातेदारी का, जो एच.एम. जॉनसन ने बताया है, वो है बाइंडिंग थ्रेड, यानी श्रृंखला सूत्र, यानी संबंधों की एक श्रृंखला होती है जो निकटता या रक्त संबंधों पर आधारित होती है। जैसे ससुर हैं या पति पत्नी के संबंध हैं, तो ये एक बाइंडिंग थ्रेड होता है इनके बीच में। तो ये उन्होंने आधार बताए हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है, इनमें आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है वो है नातेदारी के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, नातेदारी के 2 मुख्य प्रकार सामाजिक मानवशास्त्रियों ने बताए हैं। एक है विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरी है रक्त संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी जो नातेदारी है उसका सीधा संबंध विवाह से है। इसका तात्पर्य ये है, इसको इंग्लिश में एफिनल किनशिप बोलते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी, नातेदारी के 2 प्रकार हैं, एक विवाह संबंधी नातेदारी, दूसरी रक्त संबंधी नातेदारी। ये प्रकार है, टाइप्स है, ध्यान रखना है आपको। नातेदारी की श्रेणियां नहीं है, ये प्रकार है, टाइप्स हैं, 2 प्रकार के टाइप्स हैं। तो विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत विवाह संबंध द्वारा संबंधित पति पत्नी और इनके अलावा अन्य दोनों परिवारों के जो संबंधी आते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। यानी विवाह संबंधी नातेदारी वह होती है जिसमें विवाह संबंध द्वारा संबंधित नातेदार आते हैं, जिसमें पति पत्नी के अलावा इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे
सास बहू के बीच का संबंध है, जीजा साली के बीच का संबंध है, देवर भाभी का संबंध है, साला बहनोई का संबंध है, फूफा भतीजा संबंध है। तो ये जो है, ये जो संबंध होते हैं ये विवाह संबंधी नातेदारी पर आधारित होते हैं। तो यह विवाह संबंधी नातेदारी है। और दूसरी है रक्त संबंधी नातेदारी। इसका तात्पर्य है कि रक्त संबंध द्वारा जो संबंधित नातेदार है वो रक्त संबंधी नातेदारी में आते हैं। इसमें रक्त संबंध वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक यानी सामाजिक मान्यता प्राप्त भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले लेता है तो वो दत्तक संबंध बन जाता है, तो वो उसका सामाजिक पिता होता है, जैविक पिता नहीं होता, लेकिन सामाजिक पिता हो सकता है, सामाजिक माता हो सकती है। तो इसके अंदर रक्त संबंध वास्तविक या काल्पनिक एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध हो सकता है। तो एक व्यक्ति के जो उसके माता पिता हैं, भाई बहन है, दादा दादी है, ये सब रक्त संबंधी आते हैं। यानी पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, भाई बहन, ये सब रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। तो इस प्रकार नातेदारी के दो मुख्य प्रकार हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे सिलेबस में भी ये हम अभी सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं नातेदारी का, भारतीय समाज के संदर्भ में ये अध्ययन नहीं हो रहा है। नातेदारी की अवधारणा क्या है, नातेदारी के अर्थ और परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, नातेदारी संज्ञाएँ कौन कौन सी हैं, और नातेदारी के जो रीतियाँ यूसेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, और नातेदारी का प्रकार क्या है, भूमिका क्या है, इनको हमें पढ़ना है। समाजशास्त्रीय महत्व क्या है इसका, अब वो अभी हमें जानना है। ये सब सैद्धांतिक अध्ययन में आता है। और उसके बाद में भारतीय समाज के संदर्भ में नातेदारी का हम अध्ययन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।